students, welcome to our channel NCERT Adda. In our previous lecture of Rise of Nationalism in Europe, we have studied up to hunger, hardship and revolt. ये हमने आधा ही पढ़ा था. So let's continue this topic only. चलो अब देखते हैं हम stiff competition from import of cheap machines मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड. देखिए उस टाइम तक इंग्लैंड में क्या आ चुका था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था. तो जितने भी स्मॉल ट्रेडर्स थे और जो कि लोग क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ स्पेशली क्लॉथ मेकिंग का काम करते थे, होम्स में घर में स्पिनिंग का काम करते थे, तो उनको छोटे बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन देखना पड़ रहा था, क्योंकि उनका जो बनाया हुआ गुड था वो मार्केट में सोल्ड आउट नहीं हो रहा था. बिकॉज लोग कहाँ से परचेज कर इंपोर्ट करवा रहे थे, इंग्लैंड से इंपोर्ट करवा रहे थे, क्योंकि इंग्लैंड में क्या आ चुका था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और वहाँ पे जो गुड वो इंपोर्ट कर रहे थे वो मशीन मेड गुड था, तो उसका कॉस्ट कंपैरेटिवली हैंडमेड गुड से क्या था, बहुत ज़्यादा कम था. उसके बाद अभी भी एरिस्टोक्रेसी क्या है, अपनी स्टिल इंजॉइंग देयर पावर, दे इंजॉयड देयर पावर, एंड पीजेंट्स जो हैं अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं. उनके ऊपर किसका बर्डन है, अभी भी फ्यूडल ड्यूज का बर्डन है, उनको अभी भी टैक्सेस पे करने हैं, बट एरिस्टोक्रेसी को अभी भी कोई टैक्सेस पे नहीं करने हैं. उस टाइम पे जो राइज होता है, अब बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ी है तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो फूड का प्राइस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, तो जो प्राइस है फूड का वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता चला जाता है. उसके बाद में वापस से ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट, रेगुलर ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लीड टू वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन टाउन एंड कंट्री. जो ये हार्वेस्ट खराब होने की वजह से वाइड स्प्रेड पॉवर्टी आपको देखने को मिलेगा कंट्री के अंदर भी एंड टाउन्स के अंदर भी. इस वजह से अब क्या होता है, लोग जो ईयर होता है 1848 का, वो सारा इकोनॉमिक हार्डशिप हंगर से भरा हुआ ईयर था. वो ईयर, उसमें क्या होता है, फ्रांस के जो लोग होते हैं वापस से सेम ये सारी सिचुएशन देखते हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. उसके बाद में खाने को कुछ नहीं है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, हंगर बहुत ज़्यादा है, मोर ओवर लोगों के पास जॉब्स भी नहीं है. तो ये सारी सिचुएशन क्या करता है, होल सिचुएशन ब्रॉट अ पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड. जितनी भी पॉपुलेशन होती है पेरिस की, मैन वुमेन्स एडल्ट, सारे रोड पे आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, बैरिकेड्स जो हैं पैलेस के उसको तोड़ देते हैं और किंग लुई फिलिपाई जो है उसको फोर्स करते हैं भाग जाने के लिए. एंड फाइनली इतनी जनता को आते हुए देखकर और सिचुएशन को बिगड़ते हुए देखकर लुई फिलिपाई भाग जाता है. इसके भागने के बाद में जो नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली अपने आप को वापस से प्रोक्लेम कर देती है अ रिपब्लिक. और इस टाइम पे जितना भी एडल्ट मेल होता है 21 ईयर ओल्ड या उससे ज़्यादा, उन सबको क्या दिया जाता है, सफराज दिया जाता है, यानी राइट टू वोट. सेम वही जो कि जैकोबियन डिज़ाइन के टाइम पे दिया गया था. उसके बाद में नेशनल असेंबली क्या देता है, लोगों को राइट टू वर्क देता है, गारंटी राइट टू वर्क. उसके बाद में नेशनल वर्कशॉप्स लगाए जाते हैं टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट सेटअप, ताकि जो लोग वर्क नहीं कर पा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं मिल पा रहा है, वो क्या कर सके, अपना खुद का सेल्फ बिजनेस वो कर सके सेटअप, और उनके लिए उनको नेशनल वर्कशॉप दी जाती हैं. चलिए अब हम देखते हैं 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल. अब यहाँ पे क्या होता है, देखो कि जो ईयर है 1848 का वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसकी हिस्ट्री में, यूरोप की हिस्ट्री में. क्योंकि पहले हमने देखा कि फरवरी में जो इवेंट होता है फ्रांस में 1848 में, वहाँ पे गवर्नमेंट जो बनती है वो यूनिवर्सल सफराज से बनती है और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है. एंड वहाँ पे जितने भी मेल्स होते हैं उनको यूनिवर्सल सफराज दे दिया जाता है, ठीक है. उसके बाद में जितने भी पीजेंट्स होते हैं, पुअर पीजेंट्स, अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स, ये क्या करते हैं, सीरीज़ ऑफ रिवॉल्ट करते हैं 1848 में बहुत सारे कंट्रीज़ में यूरोप की. अब जो नेशन अभी तक नेशन नहीं बने हैं, जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ऑस्ट्रो हंगरी हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी जो लिबरल मिडिल क्लास है वो क्या करता है, रिवॉल्ट करना स्टार्ट करता है. उनको ये लगता है कि ये अच्छा मौका है, अभी जब सीरीज़ ऑफ इवेंट्स चल रहे हैं तो हमें भी अपनी डिमांड जो है वो रखनी चाहिए. उनकी जो डिमांड होती है वो ये होती है कि उनको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और उनको राइट्स मिलने चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड उनको एसोसिएशन फॉर्म करने का भी राइट मिलना चाहिए, ठीक है. तो इसके चलते जर्मनी के अंदर एक इवेंट होता है इन जर्मन रीजन, जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस होते हैं, जिसमें कौन होते हैं, न्यू मिडिल क्लास लोग, लिबरल लोग, जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, वो लोग आते हैं और सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट वहाँ पे आते हैं एंड डिसाइडेड टू वोट. वो लोग वोट करने का डिसाइड करते हैं और एक असेंबली बनाते हैं जिसका नाम है ऑल जर्मन नेशनल असेंबली.
जितने भी जर्मन नेशनल असेंबली के लोग हैं वो इसमें आते हैं, वोट करते हैं, ठीक है, और उसको नाम दिया जाता है ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। ऑन 18 मई 1848 831 इलेक्टेड मेंबर्स, जो यहाँ पे वोट करके इलेक्ट किए गए मेंबर्स हैं, 831 मेंबर्स को यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है। फाइनली वो लोग 18 मई 1848 को क्या करते हैं, एक फेस्टिव प्रोसेशन निकालते हैं, और फेस्टिव प्रोसेशन में वो लोग कहाँ जाते हैं, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं। अब बिकॉज 831 इज़ अ बिग नंबर, तो पार्लियामेंट जो होता है वो कहाँ पे लगाएं, ये प्रॉब्लम आता है। तो फाइनली फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है उसको कन्वेंट किया जाता है सेंट पॉल्स चर्च में, ठीक है। अब सेंट पॉल्स चर्च में ये लोग जाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं, और उस कॉन्स्टिट्यूशन का हेड किसको रखा जाता है, मोनार्की को, जो कि किंग थे आपके फ्रेडरिक विलियम IV, ठीक है। अब जब किंग को ये लोग प्रपोज करते हैं कि हमने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, एक ऐसी असेंबली बनाई है और उसका हेड जो है आपको बनाया गया है, तो किंग क्या करता है, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसको रिजेक्ट कर देता है, और किसके साथ जाके मिल जाता है, जो दूसरे मोनार्क होते हैं और वो लोग भी अपोजिशन में लगे हुए हैं, उनके साथ जाके मिल जाता है। अब क्या होता है कि जो मिलिट्री है और मोनार्की सिस्टम है, एरिस्टोक्रेसी है, वो लोग सब साथ में आ जाते हैं, लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो साथ में आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर जर्मनी जैसा नेशन बन जाता है और यहाँ पे मोनार्की को हटाकर क्या हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाती है या फिर डेमोक्रेसी आ जाती है, तो उनका क्या होगा, उनके जितने भी राइट्स हैं वो चले जाएंगे, प्रिविलेजेस चले जाएंगे। तो फाइनली क्या होता है, ट्रूप्स को, मिलिट्री को बुलाया जाता है एंड में, और वो असेंबली में घुस जाते हैं और उनको फोर्सफुली उस असेंबली को डिसबैंड कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। अब इसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं, उससे पहले हम विमेंस का रोल समझ लेते हैं। इसमें जितनी भी विमेन होती हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेंट रही हैं आपकी स्टार्टिंग से, जितने भी रेवोल्यूशन हुए हैं उसमें ये कुछ विमेंस ने अपना खुद का न्यूज़पेपर फाउंड आउट किया है, उसके बाद में उन्होंने जर्नल्स लिखे हैं, उनका खुद का मीटिंग्स उन्होंने बुलाया है, खुद के क्लब्स बनाए हैं। डिस्पाइट ऑफ इतना काम करने के बाद में भी जब सेंट पॉल चर्च बना, जब आपका फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बना, तब वुमेन को क्या रखा गया, डिनाई कर दिया गया वोटिंग राइट से, उनको सिर्फ परमिशन दी गई। अगर आप फिगर नंबर 10 देखेंगे आपके एनसीईआरटी का इस चैप्टर का, तो वहाँ पे आपको एक वो पिक्चर दिया हुआ है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का, सेंट पॉल चर्च का। उसमें विमेन को क्या किया है, ऊपर जो कॉरिडोर्स हैं, गैलरी है, वहाँ पे खड़े होकर सिर्फ एज अ ऑब्जर्वर का रोल दिया गया है। वो सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो उस असेंबली में ना तो वोट दे सकते हैं ना ही कुछ बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वुमेन्स ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है हर एक रेवोल्यूशन में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, डिस्पाइट ऑफ उनको क्या रखा गया है, अलग रखा गया है वोटिंग राइट से। अब ये जो रेवोल्यूशन होता है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का, इसका रिजल्ट क्या निकलता है वो देखते हैं। इन द ईयर आफ्टर 1848 द ऑटोक्रेटिक मोनार्की, इनको समझ में आता है कि ये जो सीरीज़ ऑफ रेवोल्यूशन है ये चलता ही रहेगा अगर हम इनको थोड़ी भी छूट नहीं देंगे तो। फाइनली ये कुछ चेंजेस जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि ऑलरेडी 1815 में सेंट्रल यूरोप में हो चुके हैं, ठीक है। सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर को अबॉलिश किया जाता है हैब्सबर्ग में एंड रशिया में, एंड हैब्सबर्ग रूलर्स जो हैं वो थोड़ी ऑटोनॉमी यानी फ्रीडम देते हैं हंगेरियंस को 1867 में, ताकि जो रिवॉल्ट हो रहे हैं वो ना हो और ये उनको ईजिली सप्रेस कर पाएँ। अब इन सीरीज़ ऑफ इवेंट्स के बाद में हम देखते हैं द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। नाउ लेट्स स्टडी मेकिंग ऑफ जर्मनी फर्स्ट, उसके बाद में हम पढ़ेंगे इटली। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। अब हम इस टॉपिक में देखेंगे कि जर्मनी जो है वो एक नेशन स्टेट कैसे बना, उसके आगे हम देखेंगे कि इटली जो है वो भी एक नेशन स्टेट कैसे बना। चलिए, हमने इससे जस्ट पहले देखा कि 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाला इवेंट होता है, हालांकि उस असेंबली को डिसबैंड कर दिया जाता है, बट स्टिल लोगों के अंदर अभी क्या है, नेशनलिज्म का फीलिंग अभी भी ज़िंदा है। हालांकि उसको किसने, एरिस्टोक्रेसी ने, जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने, और मिलिट्री जितने भी ट्रूप्स थे उन्होंने मिलकर क्या किया, डिसबैंड कर दिया। बट स्टिल अभी भी लोगों के मन में क्या है, वही भावना है इंडिपेंडेंट नेशन बनाने की जर्मनी को, ठीक है। रशिया क्या करता है, उस फीलिंग को लेकर साथ में लीडरशिप लेता है अपने हाथों में नेशनल यूनिफिकेशन का जर्मनी के, ठीक है। ये काम किसको दिया जाता है, चीफ मिनिस्टर जो हैं जर्मनी के उस टाइम पे, रशिया के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं ओटो वन बिस्मार्क, उनको ये काम दिया जाता है और उनको आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस भी बोला जाता है।
ओटोमन बिस्मार्क जो हैं विद द हेल्प ऑफ प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी 3 वॉर होती है पूरे 7 साल में, किसके बीच में? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। 1866 से लेकर आप देख लो 7 साल काउंट कर लो, 66, 67, 68, 69, 70, 71 और 72, मतलब 71 के एंड में जाके ये यूनिफिकेशन जो है प्रोसेस का, जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस है ये पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है। 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Persian victory. Finally पर्शिया जो होता है वो जीत जाता है and completed the process of unification. Now जो in January 1871 जो किंग विलियम वन होते हैं उनको प्रोक्लेम जर्मन एम्परर बनाया जाता है यूनिफाइड जर्मनी का। एंड फाइनली ऑन 18 जनवरी 1871 हॉल ऑफ मिरर्स है पैलेस ऑफ वर्सेल्स में। ठीक है, बहुत ठंड होती है, जितने भी इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स, इवन ओटोमन बिस्मार्क भी वहाँ पे होते हैं, वहाँ के जो आपके प्रशिया के प्रिंस हैं वो भी होते हैं, किंग होते हैं। ठीक है, और फ्रांस के कुछ इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। तो वहाँ पे एक सेरेमनी होती है जहाँ पे काइज़र विलियम वन को जर्मन एम्परर का खिताब क्राउन देने के लिए उस सेरेमनी को रखा जाता है एंड पैलेस वर्सेल्स में, टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर, नए जर्मन एम्पायर को प्रोक्लेम करने के लिए। और इसका हेड कौन होता है? काइज़र विलियम वन ऑफ प्रशिया। इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो कैसे होता है? मॉडर्नाइज कर दिया जाता है करेंसी को, बैंकिंग सिस्टम को, लीगल एंड जुडिशियल मेजर्स को। एंड फाइनली ये जितने भी मेजर्स प्रशिया जो लेता है मॉडर्नाइजेशन के, मॉडिफाई करता है मेजर्स को, इसको पूरे जर्मनी में इम्प्लीमेंट किया जाता है। एंड आगे जाके हम देखेंगे कि जर्मनी जो है वो बहुत ही एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है और बहुत ही अच्छा नेशन बनता है। चलो अब इसके बाद हम देखते हैं जर्मनी का यूनिफिकेशन। आपने देखा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक लाइन आप एनसीईआरटी से पढ़िए क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं इस वाले पॉइंट से, टॉपिक से। जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन का जो हम केस देखेंगे, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, तो मेन जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। तो आप जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा दिया है आपको, वो एनसीईआरटी की एक एक लाइन, सिंगल लाइन को गो थ्रू कीजिए। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीएससी स्टेज 2 तो वैसे ही इस चैप्टर का जो वेटेज है वो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इटली से, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट and stay tuned for upcoming videos.